चौधरी भी सारी सीटें तो अभी पश्चिम इसकी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, लेकिन पश्चिम यूपी का माहौल जाट लैंड है, मुस्लिम आबादी भी काफी है। आपको क्या नजर आता है उसके अंदर? देखिए, असल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। जो लिस्टें आई हैं, जो सूची आई है उसके विषय में, तो वो सूची ये बताती है कि राम लला जो है, वो जो कार्ड उन्होंने खेला था रामलला के भव्य मंदिर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का, वो ग्राउंड पर चल नहीं रहा है। अगर वो ग्राउंड पर चल रहा होता तो मार्गदर्शक मंडल में कुछ बढ़ोतरी हो गई होती। उसका एक कारण ये भी है कि वो स्वयं मार्गदर्शक मंडल की उम्र में आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी का टिकट इस बार वहां से कटेगा। और भी बहुत सारे नाम थे, लेकिन कुछ दिन पहले ये चर्चा संघ के जो हमारे मित्र लोग हैं उनमें शुरू हो गई थी कि बोले नहीं, मार्गदर्शक मंडल की थ्योरी इस बार खत्म की जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, राजनाथ सिंह को उन्होंने ऐसे नहीं है कि बहुत प्रसन्नता के साथ में टिकट दिया है और उन्हें लखनऊ भेज दिया है। इसी तरह वो और लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। जगदम्बिका पाल जैसे लोग जो हैं वो भी टिकट पा गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं जयंत पर आता हूं। जयंत के पास 2 सीटें आनी है। इंडिया गठबंधन में 7 सीटें उन्हें मिल रही थी। 7 सीटों पर उनका आपत्ति ये थी कि साहब, ये हमारे सिंबल पर अपने कैंडिडेट लड़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ भी था तो विधानसभा में सिवाल, खास जो विधानसभा सीट है, उस पर सिंबल रालोद का था, कैंडिडेट सपा का था, गुलाम मोहम्मद। तो वो जीत गया। गुलाम मोहम्मद पहले भी जीते थे वहां से, तब ये शर्त उन्हें बुरी नहीं लगी थी। और उसी गुलाम मोहम्मद ने 9 विधायकों ने, पूरे समस्त 9 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा में वोटिंग की। उसमें गुलाम मोहम्मद भी शामिल थे। तो जो जिसके सिंबल पर आ गया वो तो उसका हो गया ना। और जयंत चौधरी के पास अगर अब 2 सीटें आती हैं, उसमें एक बिजनौर और एक बागपत की चर्चा चल रही है। तो बागपत सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है। तो वो अगर आरएलडी के पास जाएगी तो वो 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी का तो है ही है। एनडीए को नुकसान फिलहाल ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान है ही है। और दूसरी सीट बिजनौर की है। बिजनौर में मलूक नागर बसपा के कैंडिडेट हैं। बसपा जो है वो भाजपा की सहयोगी पार्टी के रूप में काम करती आई है, ऐसा लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं। तो मलूक नागर बसपा से नहीं लड़ने जा रहे हैं, वो आरएलडी के सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं। और जो डील मायावती जी किया करती थी टिकट देने की, वो 1 सीट पर जयंत चौधरी ने डील कर ली है। यानी उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया। और बागपत से वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इसमें संशय है। आज की तारीख में जो उनका विरोधी पक्ष है, जो पहले से भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है, वो पूरी इस बात की कोशिश करेगा कि वो ना जीत पाए। और जीत गए तो भी और ना जीते तो भी, दोनों स्थितियों में बीजेपी का नुकसान है। दूसरी एक सीट वो मुजफ्फरनगर मांग रहे थे, जिसको लेकर विवाद था। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान को टिकट दे दिया गया है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। और ये बात खतौली उपचुनाव में देखने को मिली थी विधानसभा के, जब बीजेपी का कैंडिडेट हार गया था जी, और गठबंधन का कैंडिडेट वहां से जीत गया था। वो भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का था, लेकिन सिंबल वहां पर आरएलडी का था। तो आप ये देखिए कि ये जो गठमड है, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। तो ये मुजफ्फरनगर में भी ये सीट हार रहे हैं। 7 सीटें चिन्हित की हैं आरएसएस के ने, उनके संगठन ने, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन मालूम पड़ती है। अब उन 7 सीटों पर उनकी ये मेहनत जारी है कि इन 7 सीटों में से 1 या 2 सीटें किस तरीके से हम जीत में बदल लें। तो स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताई, वो ये है ग्राउंड की पोजीशन। पूर्वी उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं, आजमगढ़ से लेकर और अभी बनारस में भी क्या खेल होगा भविष्य जानता है, कह नहीं सकते। हालांकि वो बहुत
कद्दावर हैं और उनके उनके हारने और हराने की कल्पना उनके दुश्मन भी नहीं करते हैं, दोस्त तो छोड़िए। तो ऐसी स्थिति में ग्राउंड पर कमजोर रहने के कारण मार्गदर्शक मंडल के जो जाने वाले थे वो रुक गए हैं। मोदी जी स्वयं अकेले को भी रोक सकते थे परिभाषा बदलकर। चलिए ठीक है, मैं गिरीश भाई आपके पास आता हूँ, फिर मैं अजय जी के पास आऊंगा। दो प्रश्न हैं